हेलो एवरीवन। सो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे विच इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट की रिएक्शंस के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। इसे समझने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की नॉलेज होना कंपलसरी है। वन इज़ द यूज़ ऑफ एरोज, अदर वन इज़ आइडेंटिफाइंग nucleophile and electrophile. The third one is old bond breaks and the new bond formation. ये 3 चीज़ों को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इन तीनों पे डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 is type of arrows. There's 2 different types of arrows. One is single-sided arrows and the other is double-sided. Single-sided arrows basically shows the movement of 1 electron, while double-sided arrows shows the movement of 2 electrons. Taking an example, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिसे हम सिंगल साइडेड एरो से शो करेंगे। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा तो हम डबल साइडेड एरोज से रिप्रेजेंट करेंगे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बिकॉज हेटेरोलिटिक क्लीवेज में 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। चलिए एरो के डायरेक्शन को हम बेंजीन रिंग के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। इसे याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए 2 बकेट एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक बकेट में पानी ज़्यादा है, दूसरी बकेट में पानी कम है। तो फ्लो ऑफ वाटर ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द बकेट विच इज़ हैविंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू द बकेट विच इज़ हैविंग अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। सेम हम एरो भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। As you can see from this picture, the nucleophile is the one which is donating and the electrophile is the one which is accepting. Basically, this is what the concept is. Nucleophile is the species जो electron rich होती है और वो अपने electrons donate करती है to the electrophile, and electrophile is a electron deficient species जो उन electron को accept करती है। Nucleophile can be a neutral as well as charged. Some of the examples of neutral nucleophiles are H2O, NH3, RNH2, etc. While अगर हम charged nucleophile की बात करें तो RO-, NH2-, RNH-, these are some of the examples of charged nucleophile. और जैसा कि मैंने आपको बताया, electrophiles are hungry for electrons. Here is the chart of comparison between electrophiles and nucleophiles. You can see the positively charged species or the electron deficient species are shown in the electrophilic side, while the negatively charged species or the electron rich species are shown in the nucleophile side. Reactants convert to the product by passing through a transition state where old bond breaks and new bond forms and finally leads towards the product formation. एक reaction mechanism को example के through समझने की कोशिश करते हैं। Taking an example of acetyl chloride and alcohol. Acetyl chloride का सेंट्रल कार्बन C डबल बॉन्ड O और क्लोरीन के साथ अटैच्ड है जो कि उसे इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, बिकॉज ऑक्सीजन और क्लोरीन बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड देमसेल्फ, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाते हैं। सो नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ वी नीड अ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम अल्कोहल को एग्जामिन करें तो इस अल्कोहल के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच मेक इट अ न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा टू द इलेक्ट्रोफाइल एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 ही रहेगी। उसको मेंटेन करने के लिए कार्बन अपना C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करेगा एंड बिकम C सिंगल बॉन्ड O माइनस। बट इसने C डबल बॉन्ड O को ही क्यों ब्रेक किया? वाई नॉट CCl बॉन्ड? एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड इज लेस कंपेयर टू ब्रेकिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड ब्रेक होके जो स्पीशी नई बनी वो स्पीशी है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इसलिए बिकॉज दिस स्पीशी इज नॉट स्टेबल, इट इज हैविंग अ चार्जेस मेक्स दिस स्पीशी लेस स्टेबल। तो अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ बॉन्ड ब्रेक करेगी और कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। तो आगे इसको समझते हैं। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस से CO बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज CO बॉन्ड में वापस से शिफ्ट होगा। जब ये वापस से शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड बनने लगेगा। अगेन कार्बन को 4 वैलेंसी मेंटेन करनी है
तो वो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और वो बॉन्ड CCl बॉन्ड होगा. Why not CO bond or why not CC bond? Because CCl bond is weaker compared to CO और CC bond. तो Cl यहाँ से एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें RC डबल बॉन्ड O ORH मिलेगा. नाउ ये सेकेंड ऑक्सीजन पे हमारे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको हटाने के लिए Cl माइनस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे टुवर्ड्स O पॉजिटिव पे. तो this species will become neutral. This step is known as dehydrogenation. Next हम जानते हैं कौन कौन से different types of reaction mechanism होते हैं. There are 4 major types of reaction mechanisms. Although they are not only 4, ये ज़्यादा भी होते हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ इन 4 reaction mechanisms की बात करेंगे. One is SN1, the other one is SN2 type reaction. Third one is elimination E1 type reaction, and the fourth one is elimination E2 type reaction. तो substitution reaction की सबसे पहले बात करते हैं. Substitution reaction में 2 टाइप के substitution reaction SN1 and SN2. SN1 reaction के लिए 3 सबसे important conditions हैं. One is leaving group should be a good leaving group. जो भी ग्रुप लीविंग ग्रुप हो उसे एज अ गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए. सेकेंड थिंग, जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा आफ्टर लीविंग ऑफ लिविंग ग्रुप वो स्टेबल होना चाहिए. दैट इज अ टर्शियरी कार्बोकेटायन और इट शुड बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. थर्ड कंडीशन है न्यूक्लियोफाइल शुड बी अ वीक न्यूक्लियोफाइल. तो SN1 टाइप रिएक्शन में सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है मॉलिक्यूल को, उसके बाद कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है. उस कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वहाँ पे स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करता है. सो बेसिकली एंड प्रोडक्ट में हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से. दैट इज वाई दीज रिएक्शंस आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड वाई 1? बिकॉज in the rate determining step only one reactant is participating. Nucleophile is not participating in a rate determining step. Now talking to the SN2 type reaction, इसमें एक सबसे important condition है that the alpha carbon should be primary or secondary. Tertiary alpha carbons के साथ SN2 type reaction नहीं होता. Same ये भी substitution reaction है, तो इसमें भी एक leaving group निकलेगा और एक नया group attach होगा. But इसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है. इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अप्रोच करता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है एंड देन लीविंग ग्रुप लीव करके जाता है. और ये SN2 क्यों है? बिकॉज इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अदर स्पीशीज. सब्स्टिट्यूशन समझने के बाद अब चलिए हम एलिमिनेशन को समझते हैं. एज द वर्ड एलिमिनेशन इटसेल्फ सजेस्ट कि इसमें कोई ग्रुप निकलेगा, बट अनलाइक सब्स्टिट्यूशन कोई नया ग्रुप अटैच नहीं होगा. तो इसमें सबसे पहले E1 रिएक्शन की बात करते हैं. E1 रिएक्शन होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन नेसेसरी हैं. वन इज द लीविंग ग्रुप शुड बी अ गुड लीविंग ग्रुप एंड द सेकेंड वन द कार्बोकेटायन विच विल फॉर्म शुड बी अ स्टेबल कार्बोकेटायन. और एक थर्ड कंडीशन भी होती है कि बेस शुड बी अ वीक बेस. नाउ E1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करके जाता है, कार्बोकेटायन छोड़ के जाता है. कार्बोकेटायन जो कि स्टेबल होता है बिकॉज इट इज अ टर्शियरी और इट मे बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. फिर बेस उस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. सो इसमें लीविंग ग्रुप लीव हो रहा है बट कोई नया ग्रुप अटैच नहीं हो रहा बिकॉज बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके लेके जाता है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है. सेम मूविंग टुवर्ड्स E2 रिएक्शन. E2 रिएक्शन में सेम एलिमिनेशन होता है लिविंग ग्रुप का, बट कोई नया ग्रुप अटैच नहीं होता, डबल बॉन्ड बनता है. बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल या बेस स्ट्रॉन्ग होता है और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है. मतलब फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल या बेस आके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, वो पुश करता है टुवर्ड्स डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से लीविंग ग्रुप लीव करके जाता है कार्बन को और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. अब थोड़ी कंफ्यूजन होगी, कैसे हम पता करें कि किस रिएक्शन में एलिमिनेशन होगा, किस रिएक्शन में
सब्स्टिट्यूशन होगा। सो लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एक प्रोडक्ट मेजर होता है और एक प्रोडक्ट माइनर होता है। बट अब अगर हमें समझना है कि कौन से कंडीशन फेवर करती है एलिमिनेशन रिएक्शन को, तो देयर इज अ 3 मेजर कंडीशन व्हिच फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। वन इज the base which is used in the reaction should be a strong base. Second, the nucleophile used should be a bulky nucleophile. And the third, the reaction should be at high temperature. ये 3 कंडीशन एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रमोट करती हैं। तो अगर आपके रिएक्शन में ये 3 कंडीशंस हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी न्यूक्लियोफाइल्स और बेस को बीच में डिफरेंस करने में, तो मैं आपको यहाँ क्लियरेंस देता हूँ। सो बेस वो होते हैं जिसमें एटम या मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस स्पीशी को हम बेस बोलते हैं। वाइल न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इनका साइज बड़ा होता है। इसकी डीपली नॉलेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट अभी के लिए आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे Cl- न्यूक्लियोफाइल है, वहीं H- बेस है। बिकॉज Cl का साइज बड़ा है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो न्यूक्लियोफाइल है। वाइल H का साइज छोटा है और उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो वो बेस है। वाइल OH- इज बोथ अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, और H2O भी न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों है। एट द एंड, अगर कोई मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बेस अगर उसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और डबल बॉन्ड बना देता है तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर न्यूक्लियोफाइल उसके लीविंग ग्रुप को हटा के खुद अटैच हो जाता है तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो कमेंट मी कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Your subscriptions always encourage me to make new and interesting videos.